हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8th हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है पद परिचय एवं पदबंध। ठीक है, तो आज हम पद परिचय भी पढ़ेंगे और पदबंध भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें करने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आ चुका है अद्भुत बैच। तो इसकी सारी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं कि इसमें हम कैसे अपना एनरोलमेंट कराएं, इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है, तो ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर। जब इस नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये दो प्रोसीजर हैं जिनके ज़रिए आप अद्भुत बैच की जानकारी ले सकते हैं और जल्द से जल्द ये जानकारी लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। वापस आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है पद परिचय एवं पदबंध। तो इन दोनों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, ये पद परिचय जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं और पदबंध, इसमें अभी तक हमने जितनी व्याकरण पढ़ी है ये सब आपकी इस्तेमाल होने वाली है। ध्यान रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और आपके क्रिया विशेषण के भेद, अव्यय, सब कुछ आपका टोटली सब कुछ इस्तेमाल हो जाएगा। जितना भी है, कारक हैं, आपके वाच्य हैं, काल है, लिंग है, वचन है, सब कुछ आपका जितना भी है सब इस पूरे एक टॉपिक में हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है पद परिचय का अर्थ एवं उसकी परिभाषा हम जानेंगे। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद शब्द यानी कि पद की सभी भूमिकाओं का निरूपण ही पद परिचय कहलाता है। अब ध्यान दीजिए कि क्या दिया है ये, कि मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी शब्द लेते हैं, ठीक है, शब्द कैसे बन रहा है, वर्णों के सार्थक समूह से बन रहा है। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब हमारा शब्द बनता है, शब्द कैसे बन रहा है, वर्णों से बन रहा है। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक होता है, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, एक निरर्थक और सार्थक होता है। अब ये जो सार्थक शब्द जैसे है, हमने बोला कमल, ठीक है, क्यों सार्थक है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अब निरर्थक क्यों है, अगर हम बोल दे लमक, तो लमक जो है इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये क्या है, जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक शब्द है। अब ये जो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द क्या रहता है, जब तक ये स्वतंत्र है, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक ये आजाद है, किसी वाक्य में इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है, तब तक ये शब्द है। लेकिन जैसे ही इसे हमने वाक्य में प्रयुक्त किया, जैसे हम बोले तालाब में कमल खिला है। ठीक है, अब यहां पर आप ये देख रहे हो कि ये हमने कमल शब्द जो है वाक्य में इस्तेमाल कर दिया। हो गया वाक्य में इस्तेमाल। तो अभी तक जब ये था तब तक ये शब्द था। जब ये अभी इस कंडीशन में है, जब तक ये वाक्य में इस्तेमाल नहीं हुआ है तब तक ये शब्द है, और जैसे ही उसे हमने वाक्य में इस्तेमाल किया वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। क्या बनता है, पद। अब ये पद क्यों बना, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग स्कूल में हैं, तो हम लोग की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि हम सभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपने घर में आते हैं तब आपकी पहचान बनती है, आप इनके पुत्र हैं, ये बनती है। आपका अपना एक नाम है, वो होती है, आपकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप अगर भीड़ में हैं तो आप सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा होते हैं। उसी तरीके से यहाँ क्या कहा गया, यहाँ शब्द, अब बहुत सारे यहाँ पे देखिए कितने सारे शब्द लिखे, तो ये सभी हम क्या कहेंगे, शब्द हैं। जैसे ही वाक्य में इस्तेमाल किया, हर किसी का अपना एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और इसी आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए पहले हमें उन्हें पद बोलना पड़ता है, और इनका फिर हम परिचय कराते हैं। यानी कि अब ये है क्या, ये जैसे परिचय का मतलब क्या होता है आप बताइए। जैसे आप हैं, आपका घर है, आपके घर में आपका नाम है, ठीक है, आप इनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनके भाई हैं, ये आपकी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो उसी तरीके से जब शब्द को हमने वाक्य में इस्तेमाल किया तो वो पद बन गया,
और फिर उसका परिचय हो जाता है कि हाँ ये है। अब ये पद परिचय कैसे होता है? पद परिचय यानी व्याकरण की दृष्टि से उस पद का परिचय कराना। वही चीज उन्होंने बोला कि सभी भूमिकाओं का निरूपण ही पद परिचय कहलाता है। मतलब देखिए, अब इस पद का अलग एक मतलब है। ये पद जो है ना, इसका पद अलग एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस है, सबके अलग अलग एड्रेस है। तो वही सारे ही पदों का निरूपण कराना अर्थात कि इनका परिचय कराना ही एक काम रह जाता है। यही हम पद परिचय के अंदर देखते हैं। जैसे ये है तालाब। तालाब क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब उसके साथ में लगा है तो वो क्या है? वो अधिकरण कारक है। कमल, कमल क्या हो गया? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक फूल का नाम हो गया। फिर वहां खिला है, खिला मुख्य क्रिया है और यहाँ है आपका क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया है। अब ये अकर्मक है, क्या खिला है? कमल खिला है, तो ये एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पर हर पद जो इस्तेमाल किया गया है उसका अपना एक परिचय होता है और ये परिचय हम व्याकरण की दृष्टि से कराते हैं। किसकी दृष्टि से कराते हैं? व्याकरण की दृष्टि से कराते हैं। तो अब यही चीज आपको हमने यहाँ समझाई। शब्द सार्थक और स्वतंत्र वर्णों का समूह है, जो हमने अभी आपको यहाँ बताया। सार्थक और स्वतंत्र शब्दों का समूह है। स्वतंत्र होने के कारण शब्द के अनेक अर्थ संभव हैं। अब यहाँ पर अगर जब शब्द हम मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर बोल देंगे कोई भी शब्द, जैसे अंग बोला, तो अंग जब तक वाक्य में नहीं इस्तेमाल हुआ है तब तक उस अंक का कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब होंगे। अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब संख्या भी होती है। हम कर इस्तेमाल करें, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब क्रिया में हम करना भी बोलते हैं। तो जब तक शब्द स्वतंत्र है उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे वाक्य में प्रयुक्त करते हैं वो बाकी पदों के साथ बंध जाता है और उसका सिर्फ एक ही अर्थ रह जाता है। तो यही क्या, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द यह स्वतंत्रता खो देता है। जब तक वो स्वतंत्र है, जब तक वो कहीं वाक्य में इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने उसे क्या किया, हमने इस्तेमाल किया कहाँ? वाक्य में, तो फिर उसने अपनी वो स्वतंत्रता खो दी, अर्थात उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ रह जाएगा। उसका अर्थ भी निश्चित हो जाता है और स्थान भी। ऐसी स्थिति में शब्द पद बन जाता है। समझ में आया? उसका एक प्लेस भी निश्चित हो जाएगा, उसका अर्थ भी निश्चित हो जाएगा और वो बंध जाएगा, यानी कि उसकी स्वतंत्रता जो है खत्म हो जाएगी। अब इस तरीके से समझिए कि जब तक शब्द है तब तक वो आजाद है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होते ही क्या है? उसकी स्वतंत्रता खत्म हुई, अर्थात वो एक जेल में आकर बंद हो जाता है। उसका फिर अपनी एक आइडेंटिफिकेशन ये हो जाती कि नहीं, तुम्हारा एक ही अर्थ रहेगा और तुम्हारा यही जगह रहेगी। तब वो शब्द क्या बनता है? पद बन जाता है। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होकर पद बनते हैं तो कभी उनके रूप आकार में परिवर्तन होता है और कभी नहीं भी होता है। रूप आकार में यह परिवर्तन लिंग वचन कारक आदि के कारणों से होता है। किसके कारणों से होता है? लिंग वचन और कारक आदि कारणों से हो सकता है। तो अब जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं तालाब में कमल खिला है, अब इसमें अगर हम जो है वचन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तालाब का स्त्रीलिंग तो नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तालाबों में कमल खिले हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिंग में चेंज होगा और यहाँ क्रिया में भी चेंज होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि कभी उनमें चेंजेस होते हैं और कभी चेंजेस नहीं भी होते हैं। और जब ये चेंजेस होते हैं तो ये लिंग वचन कारक काल कई कारणों से होते हैं। तो ये आपका क्या, ये जो चेंजेस होते हैं इन्हीं को दर्शाना। रूप में परिवर्तन होना ना होना दोनों ही परिस्थितियों में व्याकरण के नियमों में बंधा या वाक्य में प्रयुक्त हुआ शब्द पद कहलाता है। अब जो ये परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर परिवर्तन होगा भी तो भी वो व्याकरण के नियमों के तहत ही होगा, नहीं हो रहा है तो वो भी व्याकरण के नियमों के तहत ही। ऐसी स्थितियां होती हैं कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो परिवर्तन नहीं हो रहा है या हो रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? पद परिचय। हम जब हम बताते हैं कि ये क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है और इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, वो पद परिचय कहलाता है। तो अब ये इन्होंने क्या बोला कि जब पद कहलाता है, क्यों? क्योंकि वो शब्द उनमें चेंजेस हुए हैं, इसलिए वो पद बन रहा है। हिंदी में 5 प्रकार के पद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय।
कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। मेन पूरी व्याकरण हमारी इसी पर डिपेंड हो जाती है ना। या तो शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, यही सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। फिर क्या है? पदों का परिचय देना अर्थात उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणीकरण परिचय दिया जाता है। तो शब्द पद क्यों बना ये आपको पता है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जो आजादी थी वो खो दी और शब्द में आकर वो पद बन जाता है। पद आपके 5 तरीके के हैं बनने के बाद। अब वो पद क्या है इसके बारे में हमें जब हमको बताया जाएगा तो वो क्या होगा? पद परिचय। जब तक आप क्या कहते हैं मैदान में खेल रहे हो या स्कूल में हो, स्कूल में आप स्टूडेंट हो और आप कभी स्टूडेंट बन जाते हो, कभी फ्रेंड बन जाते हो, कभी आप एक अच्छे बन जाते हो, तो सबका अपना अपना एक हो जाता है। लेकिन जब आप घर में आते हो तो घर में आपका अपना एक नाम है और आप इनके बेटे हो, ये आपका एक पद, एक नाम डिसाइड हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पद के साथ होता है। शब्द जब तक आजाद है तब तक उसके कई सारे अर्थ हैं और जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हुआ वो पद बन गया, अर्थात उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है अपनी जगह एक स्टिक हो गई, उसमें अब बार बार परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब उसका जो पद हमारा हमने इस्तेमाल किया व्याकरणीकरण की दृष्टि से उस वाक्य में उसकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, ये सब बताना ही पद परिचय कहलाता है। याद रखिए व्याकरण की दृष्टि पे ये परिचय किया जाता है, व्याकरण के आधार पर ही ये परिचय किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया कि पद परिचय क्या होता है। अब ये उदाहरण अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाने वाले हैं, तो इनका परिचय जानना। अब उन्होंने क्या बताया था? संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होती हैं, क्रिया होती है, विशेषण होती हैं और अव्यय होते हैं। ये 5 तरह के पद होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, वह विश्वास के योग्य नहीं है। ये एक सेंटेंस दिया गया है आपको। अब इस सेंटेंस में आपको हर एक पद का परिचय करना है। जैसे यहां पर पहला दिया गया है, क्या है? सबसे पहले है वह, फिर है विश्वास, फिर के योग्य नहीं है, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन 6 का आपको पद परिचय बताना है। अब जैसे सबसे पहले हम वह आ रहे हैं, वह में आपका ये शब्द क्या है? वह देखें आप स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल हुआ है, इसके पहले कोई भी जो है वो नहीं है, तो ये सीधे सीधे आपका सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द। वह सर्वनाम हुआ। अब वह हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, हमेशा अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। अब वह विश्वास के योग्य नहीं है, तो इससे वह का वचन क्या पता चल रहा है आपको? ये एक वचन है, ठीक है। नहीं है सीधे सीधे। अब कभी कभी कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें ना पुल्लिंग का पता होता है ना स्त्रीलिंग का पता होता है, तो अब हमने उन्हें किस लिंग में डालें, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, उसे सीधे सीधे पुल्लिंग में ले आते हैं। तो अब यहाँ वह विश्वास के योग्य नहीं है, तो इससे हमें लिंग का पता नहीं चल रहा, तो इसे हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे पुल्लिंग में डाल देंगे। अब यहाँ पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका कर्ता कारक, ठीक है। क्या हुआ? कर्ता कारक है, क्योंकि वह विश्वास के योग्य नहीं है। यहाँ पर जो आपका कर्ता कारक है वो वाक्य में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन काम कर रहा है, क्योंकि कर्ता कारक की पहचान जो ने है वो कभी कभी हमें विजुअल होती है और कभी इनविजुअल रहती है। तो उस कंडीशन में कर्ता हमको जब तक विजुअल है तो हमें ढूंढना आसान है, लेकिन जब इनविजिबल रहती है तो हमें ढूंढना पड़ता है। अब इनविजिबल कैसे रहती है? हमने आपको बताया था ना, कर्ता कारक क्या जो वो परसर्ग है अर्थात विभक्ति चिन्ह है ने, वो कभी तो हमें सामने दिखता है लेकिन कभी कभी कर्ता के साथ ही जुड़ा होता है। तो इस कंडीशन में हमें वाक्य में कर्ता को ढूंढना पड़ता है कि कर्ता कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं विश्वास। विश्वास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक भाव है ना, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। आप ध्यान रखिएगा क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है। इस तरीके से एक एक पद की हम लोग को परिचय देना पड़ता है। फिर आते हैं के। अब के क्या काम कर रहा है? के किस भाई, के तो कारक है, हमें ये पता है,
कौन सा कारक है ये बताइए, संबंध कारक है। और ये विशेषण है, क्यों विशेषण है अब आप बताइए, क्योंकि ये के योग्य के बाद साथ जुड़ा है, इसलिए इसको विशेषण कहा गया है। योग्य क्या है, ये गुणात्मक यानी कि गुणवाचक विशेषण है। किसके बारे में बता रहा है ये, विश्वास के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, विश्वास के बारे में। विश्वास संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ वो योग्य शब्द बता रहा है तो वो गुण को बता रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं नहीं शब्द। नहीं आपको सीधे पता चल रहा है कि ये निषेधात्मक सूचना है, तो ये क्या हो गया, ये एक क्रिया विशेषक है, क्रिया विशेषण है और निषेधात्मक सूचक है। क्यों, क्योंकि ये है के बारे में बता रहा है क्या हुआ, क्रिया हुआ। क्रिया के बारे में जो शब्द बताते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, निषेध सूचक क्रिया विशेषण हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं है अब क्या है, क्रिया है एक चीज, तो पहली बात मुख्य की और कोई क्रिया तो है ही नहीं इसमें, तो क्या हो गया है, दोनों का वर्तमान व्यक्ति रूप है, ध्यान रखिए। है हमेशा वर्तमान काल में ही होता है, इसलिए है। अकर्मक है क्योंकि यहाँ इस पूरे वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है के पहले क्या लगा लीजिए, क्या है, नहीं दिया, किसे है, नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर क्रिया क्या है, अकर्मक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। भाई जब कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर आपका जो क्रिया है वो भी एक वचन ही रहेगी। तो इसी तरीके से जैसे हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, काल, लिंग, वचन, सब कुछ पढ़ा है, सब पढ़ा दिया ना, इसीलिए ये बाद में पद परिचय आया है, क्योंकि इसमें अब आपकी सारी जितना आपने व्याकरण पढ़ा है वो सभी इस्तेमाल होगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी बार आपके सामने वाक्य आएगा आपको उतनी बार करना है। अब देखिए पद परिचय के आवश्यक अंग हमने क्या बताया, जब हम पद परिचय करते हैं तो हमारे सामने 5 तरह के पद आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इन 5 चीजों में हमें खोजना क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि हम इसमें क्या खोजें। अब जैसे कोई भी शब्द है, जैसे हमने आपको बोल दिया कि अभी एक हमने जो एग्जाम्पल लिया था, तालाब में कमल खिलते हैं। अब अगर हम तालाब का पद परिचय आपको दें तो उसमें हमें क्या क्या खोजना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अगर ये संज्ञा है तो संज्ञा के भेद हैं, लिंग है, वचन है, कारक है, ये सारी चीजें हमें एक संज्ञा शब्द के साथ खोजनी पड़ती है ना। तो देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कोई पद संज्ञा है तो उसमें हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, उसमें हमें देखना पड़ेगा संज्ञा का कौन सा भेद है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है और इसकी क्रिया के साथ क्या संबंध है और अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। ठीक है, इसका जब हम संज्ञा शब्द होता है तो हमें इन सभी के बारे में बताना पड़ता है। फिर अगर मान लीजिए वो शब्द वह, जैसे अभी हमने पढ़ा वह क्या था, वह सर्वनाम था। अब अगर सर्वनाम शब्द आता है तो उसमें हमें क्या क्या खोजना पड़ेगा, उसमें हमें खोजना पड़ता है सर्वनाम का कौन सा भेद है और पुरुष कौन सा है। मान लीजिए कि अगर भेद है पुरुष, पहला वाला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, ठीक है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। अब इसमें आपको पुरुष देखना पड़ेगा। फिर अब उस सर्वनाम का क्या लिंग है, क्या वचन है, क्या कारक है, क्रिया या अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध क्या है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। अगर भाई मान लीजिए जैसे संज्ञा आया तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, सर्वनाम आया तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अब मान लीजिए कि अगर कोई शब्द विशेषण है तो विशेषण आप क्या बताओगे, विशेषण में सबसे पहले आपको विशेषण के भेद बताना पड़ता है, कौन सा विशेषण का भेद है। ठीक है, ये हमने विशेषण का भेद बता दिया। फिर उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, अवस्था क्या है। विशेषण में 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और इसके अलावा आपको एक चीज और बतानी पड़ती है, वो है विशेष्य, यानी कि विशेषण का विशेष क्या है ये आपको बताना पड़ता है। ये एक चीज और बतानी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो जब हम विशेषण का कोई भी शब्द अगर विशेषण है तो उसमें हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे हमने बता दिया यहाँ पर कि अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर अधिक सुंदर जो है वो कौन सी अवस्था है, वो आपकी उत्तरावस्था है। सबसे अधिक सुंदर है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। एक क्या कहते हैं, उत्तम अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो वो सेकेंड वाली अधिक वाली क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था, और सबसे अधिक हो जाएगी उत्तमावस्था।
तो वो आपको अवस्था बताते हैं। और फिर जिस भी शब्द का वो विशेषण है, कि मतलब जिस शब्द को के बारे में बता रहा है तो उसका विशेष भी बताना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कमल बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर जो है वो विशेषण हो गया, सुंदर जो है वो विशेषण हो गया, बहुत जो है प्रविशेषण हो गया। अब वो इसका विशेष क्या है, इसका विशेष जो है वो कमल हो गया। कमल बहुत सुंदर है तो कमल जो है वो उसका विशेष हो जाएगा, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्रिया बताई कि क्रिया है, तो क्रिया में आपको क्या बताना पड़ता है, सबसे पहले उसका भेद बताना पड़ता है। अब भेद दो हैं आपके, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसमें और ज्यादा डीप में हमने नहीं जाना। जैसे हम लोगों ने क्रिया जो पढ़ी थी वो दो तरीके से पढ़ी थी, एक रचना के आधार पर थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये बतानी है कर्म के आधार के दो भेद, सकर्मक क्रिया और उतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है कि हम क्रिया के इतने डीप में जाएं। जो उसके दो भेद हैं आप सिर्फ वो बता दो, रचना के आधार पर आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसका वाच्य क्या है, वाक्य में उसका क्या पोजीशन है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, उसका कर्ता क्या है और कर्म क्या है। मान लीजिए अगर क्रिया सकर्मक है तो उसमें कर्म मौजूद रहेगा, तो हमको कर्म भी बताना पड़ेगा कि आखिर उस क्रिया का कर्म क्या है। अगर अकर्मक है तब तो बताना ही नहीं है, क्योंकि वाक्य में कर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना, जब सकर्मक होगी तो हमें कर्म बताना है, और अगर अकर्मक है तो हमें कर्म नहीं बताना है। अब उसके बाद पांचवा आ जाता है। पांचवा क्या दिया गया, क्रिया दिया गया। क्या हुआ, क्रिया आई। अब क्रिया में उन्होंने क्या बताया, विशेषण है क्रिया का में उसके क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। अच्छा ये ऐसे नहीं है, ये है आपका क्रिया। अब यहां से आपको अव्यय बताना है। क्या है, यहां से 5 अव्यय हो जाते हैं, आप सभी को पता था 5 अव्यय होते हैं ना। हमने 5 भेद बताए थे आपको, पद के 5 भेद थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और आपका अव्यय। अब ये अव्यय के 5 भेद होते हैं 4। एक होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। एक 5वां और था निपात। आपको अगर निपात समझ में आता है तो आप निपात भी बता देते हो, ठीक है। मान लीजिए हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर एक नवा और आप जोड़ लो, वो होता है निपात। अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छा है। निपात शब्द आपको हमने बताए थे कि कौन से होते हैं, ही होता है, ठीक है। एक तो ही होता है, तो होता है, भी होता है, मात्र होता है और तक होता है, ठीक है। ये इतने जो हैं आपके क्या होते हैं, निपात शब्द होते हैं। अगर वाक्य में कहीं निपात शब्द आ रहे हैं तो उन्हें भी आप बता सकते हो। अच्छा, अब यहां से अव्यय शुरू होते हैं। हमने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 चीजें बता दी। अब अव्यय, अव्यय में हमारा पहला क्या है, वो है क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्रिया विशेषण का भेद और क्रिया विशेष का संबंध हमें बताना पड़ता है। यानी कि जो भी शब्द क्रिया विशेषण है तो सबसे पहले वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये बताना, भाई क्रिया विशेषण का जो भेद था वो क्या था, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये 4 भेद थे। उन 4 भेद में वो जो भी भेद होगा आपको वो बताना होगा। फिर उसका विशेष क्या है, मतलब क्रिया की हम विशेषता बता रहे हैं तो वो कौन सी क्रिया है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक में भेद और संबंधित शब्द बताने पड़ते हैं। अब यहाँ पर संबंध बोधक में भी आपके कई सारे भेद थे, करीबन 10 लमसम भेद थे शायद, है ना। तो 10 भेद थे। उन 10 भेद में अगर आपको याद रहता है तो आप बिल्कुल बेझिझक तरीके से बता दीजिए। और बाकी उसका संबंधित शब्द क्या है, जैसे वहाँ के साथ है, के सामने है, के ऊपर है, ये शब्द आपके संबंध बोधक के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भी करीबन 10 भेद थे, वो बताना है। योजित शब्द बताना है, यानी कि योजित शब्द, जो शब्द इस्तेमाल किया है और जिन दो को आपस में ज्वाइन किया है, 2 शब्द हैं या 2 वाक्य हैं, वो अगर 2 शब्द हैं तो आपको वो दोनों शब्द को भी बताना पड़ेगा जिनको वो समुच्चय बोधक जोड़ रहा है। फिर है वाक्यांश या वाक्य। मान लीजिए अगर वो समुच्चय बोधक शब्द 2 वाक्यों को जोड़ रहा है या 2 वाक्यांशों को जोड़ रहा है तो वो भी आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। विस्मयादि बोधक, भेद का कौन सा भाव है। मान ली अब विस्मयादि बोधक में से कई था, हर्ष, शोक, पीड़ा, क्रोध, है ना, और ये सारे भाव थे। तो जो भी आपका भाव होगा, मान लीजिए अब बोला आह, अब बोला गया, तो ये क्या है, पीड़ा सूचक है, अरे विस्मय सूचक है, आश्चर्य सूचक आप बोल सकते हो।
वाह आपका हर्ष सूचक है, तो इस तरीके से उसके भेद भी आप बता देंगे। अब उसके बाद हमने नवा आपको एक और ऐड कर दिया, वो है निपात। अगर आपको वहां पर ही, तो, मात्र, तक अगर ये शब्द आते हैं तो उन्हें भी अंडरलाइन करके आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि ये शब्द निपात है। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा आपको उसके भेद नहीं बताने होते, क्योंकि निपात के तो भेद ही नहीं है ना भेद। तो उसमें आपको वो शब्द, जैसे मान लीजिए तो दे दिया है ना, तो जरूरी नहीं है कि निपात हो, वो कभी कभी आपका क्या है, समुच्चय बोधक में भी आ जाता है। तो वो ध्यान रखना होगा आपको देखते समय कि वो निपात है या समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आ रहा है। इस प्रकार पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूर्ण व्याकरणीकरण परिचय दिया जाता है। मतलब कोई भी पद हो, चाहे वो संज्ञा पद हो, सर्वनाम पद है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, और अव्यय के जो कोई भी भेद है वो सभी आपको देने पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी शब्द दे दिया, जैसे दे दिया बहुत तेज, हम यहाँ पर देते हैं। अब एक हम आपको करके बता देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया, बिजली बहुत तेज कड़की है। ठीक है, अब यहां पर जो अंडरलाइन वर्ड है आपका, वो अंडरलाइन वर्ड आपका क्या है, तेज। अच्छा ये समझ लीजिए, बहुत तेज। तो अब ये जो दो बहुत तेज में आपके दो पद आ रहे हैं, याद रखना, एक तो बहुत आ रहा है, तो आप सबसे पहले यहां लिखोगे बहुत, ठीक है, और दूसरा लिखोगे तेज। हाँ, ये लिखने के बाद अब आप इसका व्याकरणीकरण परिचय देंगे। सबसे पहले आप बताइए बहुत, बहुत क्या है, बहुत क्या है, ये एक प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण है। ठीक है, अब प्रविशेषण के तो भेद नहीं होते ना, तो इसको अभी हम यहीं छोड़ते हैं, आप यहीं पर छोड़ दो। ठीक है, और ये प्रविशेषण किसका है, इसका विशेषण है आपका, सॉरी, ये आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण है तेज। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द हमारा क्या था, तेज। अब तेज की अगर हम बताएंगे तो क्या है, आप बताइए, तेज क्या बता रहा है, कड़की, यानी कि ये क्या है, एक अव्यय है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये एक अव्यय है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया विशेषण है। अब अव्यय का कौन सा भेद है, ये आप बताइए, ये है क्रिया विशेषण। अव्यय का भेद है ना, ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तेज क्या है, रीतिवाचक विशेषण है। ठीक है, रीतिवाचक विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ओके, देखिए यहां तीन चीजें हमने बता दी। अब आपको ये बताना है कि ये लिंग कौन सा है। जैसे कि अभी यहां पर हमने बताया ना, क्रिया विशेषण है, तो भेद और इसका क्रिया का विशेष्य बताना है। अब चलिए यहां पर हम लिंग तो बता सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कड़की, क्या है, कड़की इसका विशेष्य है, कड़की विशेष्य है। समझ में आया? ये इस तरीके से, मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले बताना है अगर तेज है तो क्या है, अव्यय है। फिर अव्यय का वो कौन सा भेद है, वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रीतिवाचक विशेषण है। फिर उसका हमने विशेष्य बता दिया। क्लियर हुआ आपको? ये इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। ये नहीं कि एक बैक हम आगे बढ़ जाएं या कूद जाएं, ये काम हमें नहीं करना। हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे चढ़ना है। अभी हम देखिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पर पद परिचय के कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। अब हर एक पद का हम उदाहरण जो है वो पद परिचय करने वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा शब्द का क्या होगा, सर्वनाम का क्या होगा, विशेषण, क्रिया विशेषण, हर एक चीज को आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो है वह छात्र बहुत बुद्धिमान है। तो टोटल कितने हुआ, 1 2 3 4, 4 का हम यहाँ पर पद परिचय करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वह आया, वह क्या है, ये अब वह जो है आप देख रहे हो, हमने आपको जब पढ़ाया था विशेषण, तो ध्यान रखो कि वह जो शब्द आता है
जब संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द आए तो वो हमेशा कभी भी सर्वनाम नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, विशेषण बन जाता है। और चूंकि वो सर्वनाम शब्द है तो वो क्या बनता है, सार्वनामिक विशेषण बनता है। संज्ञा के बारे में, जैसे हम बोल, संज्ञा के बारे में जो शब्द बताएगा, अब यहाँ पर ये नहीं है कि हम ये बोल, जैसे अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एक शब्द वह एक और कौन सा आया था, देखिए मैं बता रही, हाँ, वह विश्वास के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर वह शब्द जो है आ रहा था वो किसी और के लिए था। विश्वास संज्ञा शब्द था, विश्वास संज्ञा शब्द था, लेकिन वह उसके साथ कनेक्टेड नहीं था। लेकिन यहाँ वह छात्र, छात्र के साथ वह कनेक्टेड है, यहाँ पर छात्र के बारे में वह बता रहा है, इसलिए वो विशेषण होगा। ये मेन देखना है कि संज्ञा के साथ जो सर्वनाम शब्द इस्तेमाल हो रहा है वो सर्वनाम शब्द संज्ञा के बारे में बता रहा है जो उसके साथ लगी हुई है, या किसी और दूसरे पद के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वह शब्द जो है वो छात्र के बारे में बता रहा है, वो संज्ञा शब्द के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं होकर विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब वहां पर, यहाँ चूंकि छात्र है, छात्र तो पुल्लिंग है, तो हमने पुल्लिंग बता दिया, एक ही छात्र है, एक वचन है और छात्र का विशेषण है। ठीक है, छात्र का विशेषण है, यानी कि छात्र कौन, वह क्या है, विशेषण है, और छात्र उसका विशेष्य है। और ये क्या है, छात्र का विशेषण है, वह जो है वो छात्र का विशेषण है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पद। नेक्स्ट पद क्या है, ये छात्र है, ये क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसका भेद क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा है, तो हमने यहाँ पर लगाया जातिवाचक संज्ञा। छात्र एक पुल्लिंग है, एक वचन है, और क्या है, चूंकि वह छात्र वो वहां पर करता है। ठीक है, वहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, छात्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट आते हैं बहुत। अब बहुत किस चीज के बारे में बता रहा है, बुद्धिमान के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, बुद्धिमान। अब बुद्धिमान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, वो क्या है, वो आपका हाँ अच्छा सॉरी, ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत भी छात्र के बारे में बता रहा है, बुद्धिमान भी छात्र के बारे में बता रहा है, तो ये दोनों आपके किसके हैं, छात्र के बारे में, तो ये आपका विशेषण हुआ। तो यहाँ पर बहुत जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। अब ये परिमाण में दो हमने बताए थे, क्या था, अनिश्चित परिमाणवाचक, तो आप यहाँ पर एक ऐड कर सकते हो। देखो हमें बताया ना, ये क्या है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है ये। फिर आ जाते हैं, पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेषण है इसका, विशेषण का प्रविशेषण है। ठीक है, ये क्या है, विशेषण का प्रविशेषण। विशेषण क्या है, बुद्धिमान है, और बहुत क्या है, वो प्रविशेषण है। समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान भी यहाँ पर इसकी विशेषता बतला रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और छात्र का विशेषण है, कर्तवाच्य है। अब ये ध्यान रखिए, चूंकि ये क्रिया के साथ में है इसलिए इसका वाच्य भी बताना पड़ेगा। अभी मैंने आपको वाच्य पढ़ाया है 1-2 दिन पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा कौन है। अब है जो है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, यहाँ पर छात्र, यानी कि कर्ता से कनेक्टेड है, तो ये कर्तवाच्य है, कर्ता की क्रिया है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपको सारा करते हुए चलना है आगे। और देखिए, चलिए 1-2 और प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा है, मैं उससे लखनऊ में मिला था। क्या है, मैं उससे लखनऊ में मिला था। यहां पर मैं उससे लखनऊ में मिला था, एक साथ हम कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं और उससे हम दोनों अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं की जगह मेरा नाम रूपाली आ सकता है, और उससे की जगह पर वहां पर किसका नाम आ सकता है, विजय, मोहन, सोहन, किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर ही इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम ही कहलाएंगे। ये आपके विशेषण नहीं है। मैं शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं कौन हुई, उत्तम पुरुष। तो देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। अब मैं मिला था, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है, एक वचन है, और मैं चूंकि क्या है, इस पूरे वाक्य में करता हूं, तो कर्ता कारक हुआ। मिला था क्रिया की कर्ता है। अब ये भी हमने बता दिया कर्ता कारक है,
तो कर्ता कारक है तो क्रिया कौन है इसकी, तो वो मिला था क्रिया की कर्ता है, हमने ये भी बता दिया। मतलब उसमें हमने बताया था ना बाकी अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, तो ये संबंध जो क्रिया मिला था उसकी जो है ये क्रिया बताता है, वो उसका कर्ता है। फिर आते हैं दूसरा उससे, तो उससे भी क्या है, सर्वनाम है, याद रखना। और चूंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिए। अब उससे मैं, तुम और उस, तो ये क्या हुआ आपका अन्य पुरुष में हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, दोनों ही संभव हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था, ये आपको नहीं, अगर वाक्य में ये नहीं दिया है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो एक तो आप इस तरीके से लिख देते हो, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों संभव है, इस तरीके से लिखते हो, या इसे डायरेक्ट आप पुल्लिंग में डाल दो, या सिर्फ आप यहां पर इसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। इतना लंबा नहीं लिखना है, तो पुल्लिंग / स्त्रीलिंग करके लिख दो। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं एक वचन है, जाहिर सी बात है यहां पर उससे एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी कर्ता कारक है, ठीक है, क्योंकि भाई यहां मैं अकेले काम करने वाली नहीं हूं, उससे मिलना यानी कि हम दोनों ही मिलने का काम कर रहे हैं और एक साथ हैं, तो हम दोनों ही कर्ता हैं। चलिए लखनऊ में, अब लखनऊ क्या है, लखनऊ हो गया संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर का नाम है, कारक कौन सा, में लगा है, अधिकरण कारक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, किसी भी शहरों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, आपको बताया था मैंने। फिर उसके बाद एक वचन है और अधिकरण कारक है, क्यों, क्योंकि उसके साथ विभक्ति में लगी है, लखनऊ में, तो में आपका क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। अब मिला था, ठीक है, यहां पर क्या मिला था क्या है, क्रिया है। अब आपको बताना है सकर्मक है या अकर्मक है, तो यहां पर सीधी सी पता चल रहा है कि ये आपका सकर्मक क्रिया है। किसे मिला था, उससे मिला था, ठीक है, किससे मिला था, उससे मिला था, तो ये सकर्मक क्रिया है। और मिला था तो बहुत पहले हो चुका है ये काम, तो ये क्या हो गया आपका पूर्ण भूतकाल है, पुल्लिंग है और आपका एक वचन। जब भी आप क्रिया बताओगे तो क्रिया के साथ आपको काल बताना पड़ेगा, ठीक है, वाच्य भी बताना पड़ता है। अब जैसे यहां पर क्या है, मैं मिला था, तो मिला था से सीधे सीधे पता चल रहा है ये एक कर्तव्यवाच्य है। तो जब भी क्रिया आएगी काल बताओगे, वाच्य बताओगे आप क्या है इसके साथ, और यहां पर उसका लिंग और वचन अगर पता चलता है तो वो भी आप बताओगे। नेक्स्ट आते हैं हम धीरे धीरे चलते हैं, क्या है, हम धीरे धीरे चलते हैं। अब यहां पर जो पद आ रहे हैं, पहला है आपका हम, दूसरा है धीरे धीरे और तीसरा है चलते हैं। अब हम शब्द क्या आ रहा है, हम सीधे सीधे सर्वनाम है, ठीक है। अब हम अपनी बात कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम खुद शामिल हैं तो ये हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तर पुरुष। हम धीरे धीरे चलते हैं, तो यहाँ पर ना स्त्रीलिंग पता चल रहा है ना पुल्लिंग पता चल रहा है, तो आप या तो स्लैश करके दोनों डाल सकते हो या सिर्फ आप उसको सीधे पुल्लिंग में डाल दो। अब यहाँ पर हम है तो सिर्फ मैं तो हूं नहीं, उसके साथ कई सारे लोग हैं, और क्योंकि क्रिया भी देखिए बहुवचन है, तो इससे पता चल क्या रहा है, ये बहुवचन है। और हम चल रहे हैं तो हम क्या हो गया, कर्ता कारक हो, क्योंकि यहाँ काम हमारे द्वारा संपन्न हो रहा है, तो हम हो जाते हैं कर्ता कारक। नेक्स्ट आते हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे किस चीज को बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, ये धीरे धीरे एक अव्यय शब्द है। अब अव्यय है तो ये कैसा अव्यय है, धीरे धीरे शब्द जो है वो चलते की विशेषता बता रहा है, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या हुआ, क्रिया विशेषण। सबसे पहले तो ये लिखेंगे अव्यय, फिर लिखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहां पर देखिए क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण चलते हैं क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि हमें यह भी बताना पड़ेगा कि ये इसका विशेष क्या है, तो ये इसकी क्रिया क्या है, ये चलते हैं कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं चलते हैं। चलते हैं क्या है, क्रिया है। अब सकर्मक है कि अकर्मक है पता करिए, देखिए क्या है, हम क्या चलते हैं, नहीं मिला आंसर। हम किसे चलते हैं, नहीं मिला। क्या चलते हैं, नहीं मिला आंसर। किसे चलते हैं, नहीं मिला, तो सीधे सीधे क्या हो गया आपका, ये अकर्मक क्रिया है।
उसके बाद कर्तवाच्य, क्योंकि हम यहाँ पर चलने का काम कर रहे हैं, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और सामान्य वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि ये अभी हम जो है चलते हैं, ये चीज बताए, तो सामान्य वर्तमान काल में आता है। मान लीजिए कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम नहीं बता पा रहे हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के कई भेद थे, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा भेद है, तो उस जगह आप वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल, सिंपल एक चीज जरूर लिख देना। आप मत लिखो कि हेतु मध्यकाल है, कि सामान्य भूतकाल है, कि अपूर्ण भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है, कुछ लिखने, संभाव्य भूतकाल है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ भूतकाल लिख दो, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल रहा है चलते हैं, तो यानी कि ये वर्तमान काल के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अगला वाक्य, आहा बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। अब आप यहां पर देख रहे हो, आपका पद है आहा, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हैं। अब आहा शब्द क्या है बताइए? आहा क्या है? ये एक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है, और ये क्या बता रहा है? ये हमारी खुशी को बता रहा है, ठीक है। आहा बगीचे में सुंदर फूल, यानी कि मैं देख के बहुत खुश हूं, तो ये क्या हुआ? हर्ष सूचक हुआ। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे लिया है, विस्मयादि बोधक अव्यय है और हर्ष सूचक है, आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बगीचे में। बगीचा क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? जातिवाचक संज्ञा लिखा। फिर अब ये बगीचा यहाँ पर क्या होगा? बगीचा जो है क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो जाहिर सी बात है बगीचा पुल्लिंग है। अगर आपको किसी भी शब्द की लिंग समझ में नहीं आती है कि ये पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग, उस कंडीशन में उसमें सिंपल एक जो क्या है, बगीचा सुंदर है। अब यहाँ पे भी लिंग हमें पता नहीं चल रहा क्या है। मैं बगीचे में गया, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा, तो क्या सिंपल हो रहा है कि जहां पर लिंग का हमें अंदाजा नहीं हो पाता, वैसे तो यहाँ पर बगीचा जो शब्द है वो सीधे सीधे पुल्लिंग है। बगीची जो होता है, बगीची एक छोटा सा लगाया जाता है, उसको बगीची बोलते हैं। वैसे ऑथेंटिकल अगर हम देखें तो व्याकरण में ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बगीचा हो या उपमान हो, यह हमेशा आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आएगा। पुल्लिंग हो गया। अब बगीचे में यानी कि एक ही बगीचा है, एक वचन है, में उसमें कारक लगा है, तो ये अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। ठीक, अब सुंदर है, नेक्स्ट शब्द क्या है? सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर है फूल, और फूल क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो हो गए विशेषण। अब यहाँ सुंदर क्या बता रहा है? उसके गुण को बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। फिर अब चूंकि फूल का लिंग वचन जो रहेगा वही आपका विशेषण का लिंग वचन रहेगा, तो फूल जो है वो पुल्लिंग है, एक वचन है, तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग लिखा। अच्छा, फूल खिले हैं, यहाँ पर ये देखिए हैं यानी कि बहुत सारे फूल हैं, तो बहुवचन हो गया, फूल का विशेषण है, ये बता दिया। अब फूल क्या है? फूल पर्टिकुलर, यहाँ पर फूल तो बहुत सारे होते हैं, तो वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। तो हमने लगा दिया जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। खिले हैं, खिले हैं क्या है? वो क्रिया है। क्या दिया है यहाँ पर? आहा बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो ये अब कौन सी क्रिया होगी? अब वही चीज है, खिले हैं। क्वेश्चन लगाइए, क्या खिले हैं आपका? तो क्या खिले? आंसर मिला जो आपका फूल खिले हैं, तो ये एक सकर्मक क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया है। जहां हमने बोला ना, खिले के पहले आपको क्वेश्चन लगा देना है, क्या खिला है। तो आप जब खिले हैं, क्या खिले हैं, उत्तर आपको मिला फूल खिले हैं, तो ये एक सकर्मक क्रिया हो गई। बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्तवाच्य। खिले हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे कर्ता में आ रहा है, तो सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग। अब यहाँ पर खिले हैं, ये सीधे बहुवचन आ रहा है, पुल्लिंग है और कर्तवाच्य है। सीधे सीधे खिले हैं एक सिंपल स्टेटमेंट है। हमने आपको बताया था ना वाच्य को कैसे पता करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि कोई विभक्ति लगी है कि नहीं। से और के द्वारा विभक्ति अगर नहीं लगी है तो वो कर्मकारक नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, हम अगर पता करना चाहते हैं कि अब बचे कर्तवाच्य और भाववाच्य में क्या है, तो सबसे पहले हमें क्रिया देखनी है। क्रिया में जा धातु लगी है, अगर जा धातु लगी है तो वो भाववाचक है, नहीं लगा है तो कृत्यवाचक है। और आपको पहले बताया भाववाचक में क्रिया हमेशा एक वचन रहेगी, अन्य पुरुष रहेगी, है ना, और अकर्मक रहेगी। लेकिन यहाँ तो सकर्मक क्रिया है।
तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, पूरा तरीके से सकर्मक क्रिया है और कर्तृ वाच्य है। अब आ जाते हैं पद परिचय के कुछ और उदाहरण निम्नलिखित हैं। आवश्यक अंग, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम अभी अंगों के बारे में ही बता रहे हैं। अब तक हम क्या देख रहे थे, पूरे पदों का देख रहे थे। अब यहाँ पर रेखांकित पदों का हम पद परिचय करने के लिए जा रहे हैं। क्या दिया है, पहला है हम विद्यालय में गए परंतु वहां पढ़ाई नहीं हुई। रेखांकित शब्द है विद्यालय और परंतु, तो हमने यहाँ लिखा विद्यालय में पूरा ये शब्द, और दूसरा है परंतु। अब यहाँ पर विद्यालय शब्द क्या है आप बताइए। विद्यालय शब्द सीधे सीधे संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया जातिवाचक संज्ञा। अब विद्यालय जो है वो क्या है, वो एक पुल्लिंग होगा और एक वचन है, क्योंकि यहाँ हम बहुवचन में है लेकिन विद्यालय एक वचन में है, तो ये विद्यालय एक वचन में कारक लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। बहुत इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर आते हैं परंतु। परंतु क्या है आपका, परंतु यहाँ पर दो शब्द, दो देख रहे हैं। परंतु जो ये शब्द है ये एक, यहाँ पर ये जो आपको दिखा रहा है एक, और ये दो वाक्यों को जोड़ने में आपस का काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, दो जोड़ों। हम विद्यालय में गए परंतु वहां पढ़ाई नहीं की, तो ये दो अलग अलग वाक्य थे, इनको जोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जहां पर जो कोई भी अव्यय आपस में दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय दो तरीके के थे, समानाधिकरण अव्यय और व्याधिकरण अव्यय। अब समानाधिकरण अव्यय क्या है, समानाधिकरण वो होता है जहां पर दो आपके पूरे वाक्य हों और वो एक दूसरे में समान हो। और परंतु जैसे यहां पर लगा है, यहां पर एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड किया जा रहा है परंतु लगाने से, तो व्याधिकरण अव्यय यहां लगा है। क्यों, क्योंकि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। तो ये देखिए क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पर दो वाक्य, एक और दो, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक एक आप जितना इसको सॉल्व करोगे आपकी नॉलेज उतनी बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस मस्ट है। नंबर 2 आते हैं, वह रोज सवेरे टहलने जाता है। अब यहाँ पर 3 पद हैं, वह और रोज सवेरे। अच्छा, रोज सवेरे एक साथ है यहाँ पर। ठीक है, वह रोज सवेरे टहलने जाता है, तो पहला है वह। अब वह शब्द जो है वो हम किसी व्यक्ति के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे क्या हो गया, आपका सर्वनाम है। अब वह है, अब वहां पे वह क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुष है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। अब वह यहाँ पर एक वचन को ही बता रहा है और पुल्लिंग को बता रहा है। एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, क्योंकि वो टहलने जा रहा है तो सीधे सीधे कर्ता कारक है। दूसरा आ जाते हैं रोज सवेरे। रोज सवेरे क्या आ रहा है, ये आपका जो है वो अव्यय है। क्या आ रहा है, ये अव्यय है। कौन, किसका अव्यय बता रहा है, टहलने जाने का, तो ये आपको सीधे सीधे समय बता रहा है। क्या बता रहा है, समय, रोज जा रहा है तो समय बता रहा है, तो ये हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, और टहलने जाता है क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, हमें अपने देश पर प्राण न्यौछावर कर देने चाहिए। अंडरलाइन वर्ड है हमें, और दूसरा है देश पर। हमें क्या हुआ, हम जो है सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है, क्योंकि मैं खुद शामिल हूं उसमें, तो मैं कौन हो गई, उत्तम पुरुष। तो ये क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष है। यहाँ पर पुरुषवाचक, अच्छा यहाँ पर देखिए ये उत्तम पुरुष दिया है। अब हमें अपने देश पर न्यौछावर कर देने चाहिए, तो हमें इससे लिंग का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग है, और हम हैं यानी कि कई सारे लोग हैं, तो ये बहुवचन है और कर्ता कारक है। नेक्स्ट आते हैं देश पर। तो यहाँ देश क्या है, अब देश, तो देश का नाम तो दिया नहीं है, तो ये क्या है, ये पूरी तरीके से जातिवाचक संज्ञा पे आ जाता है। पर लगा है तो अधिकरण कारक है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है। क्योंकि देश तो एक ही है ना, तो वो क्या रहेगा, एक वचन रहेगा, और देश जो है वो हमेशा पुल्लिंग में ही आता है। और ये क्या है, पर लगा है तो अधिकरण कारक हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं, नंबर 4 है वर्षा ऋतु में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अंडरलाइन वर्ड है वर्षा ऋतु में, और उसके बाद है अस्त व्यस्त और हो जाता है। तो अब यहां पर सबसे पहले ध्यान देते हैं, पहला है ऋतु। ऋतु क्या है? ऋतु जो है वो मतलब जो क्या कहते हैं सीजन्स हैं उसके बारे में बता रहा है। कौन सी ऋतु है ये नहीं बताया, तो ऋतु है सीधे, ये आपकी कोई भी ऋतु हो सकती है, संज्ञा शब्द है तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब ऋतु जो शब्द है वो पुल्लिंग है, एक वचन है। अब में लगा है तो सीधे सीधे क्या हो गया? अधिकरण कारक हो जाता है। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। फिर आते हैं अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त क्या बता रहा है? वो हो जाता है, यानी कि होने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो अस्त व्यस्त आपका सीधे सीधे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ना ये काल बता रहा है, ना स्थान बता रहा है, ना क्वांटिटी यानी परिमाण बता रहा है, तो सीधे सीधे वो किस में चला जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में चला जाता है। हो जाता है क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। हो जाता क्या है? ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। अब हम आ जाते हैं, देखिए हमने इतने सारे पद परिचय के तो हमने पूरे एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है, कई एग्जाम्पल करके हमने समझ लिया, लेकिन अभी भी नहीं समझेंगे। अभी हम जो है ना, जब प्रश्न उत्तर वाला आपका वीडियो लेकर आएंगे ना, तो उस पूरे वीडियो में हम इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इससे आपको हर एक चीज जो है अच्छे से पता चलती रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम पदबंध पर। अब पदबंध क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर पदबंध का शाब्दिक अर्थ है पदों में बंधा हुआ। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई के रूप में व्याकरणीकरण कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। कभी जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पर पद, अभी तो हमने समझा एक एक पद का हम पद परिचय कर रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे विशेषण पदबंध है, तो विशेषण पदबंध में हम क्या लेके आते हैं? बहुत सुंदर, ठीक है ना, बहुत सुंदर। तो यहाँ एक पद नहीं दो पद हो गए, तो उस जगह पर वो क्या हो जाता है? पदबंध। अब वो दोनों ही विशेषण हैं, तो इसलिए वो क्या होगा? विशेषण पदबंध। जहां पर एक नहीं दो, मतलब एक दो पद आपस में मिलकर किसी एक पर्टिकुलर पद के बारे में बता रहे हो, तो वो आपका पदबंध कहलाता है। तो पदबंध जैसे वहां पर बताया था, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उसी तरीके से होता है, ठीक है। अब क्या है? वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरण इकाई का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। जब एक साथ मिल जाते, कई सारे पद जब एक साथ मिल जाते हैं तो व्याकरण इकाई, व्याकरीकरण के दृष्टि से जब वो एक साथ मिलते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके क्या है ना, 5 तरह के हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 तरह के पदबंध होते हैं। तो देखिए क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो ये 5 तरह के पदबंध होते हैं। अब इनको समझिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं संज्ञा पदबंध पे। अब संज्ञा पदबंध में देखिए यहाँ पर क्या है? किसी वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है यहाँ पर, नीचे देखिए, उदाहरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है दिया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ लखनऊ के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने क्या बोला? क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हमने ये चीज बोला। अब यहाँ पर हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बारे में, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ से बोल दिया गया कि अब आप जो है संज्ञा पदबंध ढूंढिए, तो यहाँ पर आप लखनऊ भी देख रहे हैं, राजधानी भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी देख रहे हैं, ये तीनों संज्ञा है। तो इस आधार पर हम इसे संज्ञा पदबंध नहीं कहेंगे, हम इसे संज्ञा पदबंध कैसे मानेंगे? क्यों? क्योंकि हम लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं, मेन इसके बारे में, और उसके बारे में पूरा क्या है, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो ये पूरे पदबंध, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, ये पूरा पदबंध आपका क्या हुआ? संज्ञा पदबंध हुआ। अब उसे दूसरा आइए, परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सदैव सफल होते हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है? इसमें संज्ञा जो है, एक ये विद्यार्थी है, दूसरा ये परिश्रम है, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपकी संज्ञा है। लेकिन जब हम यहाँ विद्यार्थी के नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर हम संज्ञा के लिए बोलें
तो अब उस विद्यार्थी के बारे में पूरी चीज जो आएगी वो आपकी संज्ञा पदबंध में आएगी। क्या होगा? परिश्रम करने वाले विद्यार्थी, इतना जो है वो आपका क्या आएगा? संज्ञा पदबंध के बारे में आएगा, क्योंकि विद्यार्थी वो उन सबसे कनेक्टेड है। तो ये पूरा आपका क्या होगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। हमारा अब तीसरा है, हमारा विद्यालय शहर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। अब यहां पर क्या है? यहां पर हम संज्ञा पदबंध को अगर हम ढूंढें तो आपको मिलेगा यहां विद्यालय। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर आप देख रहे हो हमारा विद्यालय शहर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। अब यहां पर हम देख सकते हैं ये पूरा ही आपका संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा? देखिए, विद्यालय के बारे में क्या बताया जा रहा है? सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है शहर का। तो इसलिए ये पूरा वाक्य आ सकता है, इसलिए हम यहां सिर्फ विद्यालय को ही अंडरलाइन करेंगे। ये एक संज्ञा पदबंध में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया। अब यहां पर अगर आप संज्ञा की बात करो तो यहां हम उपदेश के बोल रहे हैं। वैसे तो महात्मा बुद्ध भी हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के बारे में सिर्फ ये एक ही पद आ रहा है, इसलिए ये पदबंध में हम नहीं ले सकते। पदबंध का मतलब होता है एक पद नहीं, कई सारे पद लिए जाएं। तो उस कंडीशन में उपदेश क्या है? सत्य और अहिंसा का। तो यहां पर सत्य और अहिंसा का उपदेश, ये पूरा संज्ञा पदबंध है। ठीक है, और उसी तरीके से यहां पर ये पूरा हमारा विद्यालय शहर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, ये पूरा आपका संज्ञा पदबंध में आएगा। क्योंकि विद्यालय, हमारा विद्यालय शहर का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, क्योंकि विद्यालय और विद्यालय ये दोनों ही उसकी पूरी विशेषता को यानी कि विद्यालय के बारे में बता रहे हैं। अब यह ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में लिखे पद क्रमशः लखनऊ, विद्यार्थी, विद्यालय, उपदेश संज्ञाओं को दर्शाते हैं, अतः ये संज्ञा पदबंध है। तो यहां पर उन्होंने क्या बताया? ये संज्ञा को दर्शा रहे हैं और इनके साथ कनेक्टेड जो पूरे पद हैं वो आपके संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं सर्वनाम पदबंध पे। पहला संज्ञा था, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण सब देखेंगे। तो अब हम आ गए सर्वनाम पदबंध पे। यहां पर क्या दिया गया है? किसी भी वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं तो वे सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। तो अब यहां पर एक से अधिक जुड़े हुए सारे पद आपके क्या कहलाएंगे? सर्वनाम पदबंध। अब यहां पर सिर्फ एक पद संज्ञा होगा, लेकिन उससे जुड़े जो भी चीजें होंगी वो पूरी संज्ञा होंगी, सर्वनाम होंगी। जैसे दिया है, दिन में 8 घंटे काम करने वाला मैं। तो यहाँ मैं जो है ये सर्वनाम है, लेकिन इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि मैं दिन में 8 घंटे काम करने वाला हूं। तो दिन में 8 घंटे काम करने वाला मैं, ये पूरा क्या है? आपका सर्वनाम पदबंध में आएगा। नेक्स्ट है, शेर की दहाड़ने वाले तुम आज शांत क्यों बैठे हो। तो यहां पर शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, यहाँ अब मेरे बारे में बात करा जा रहा है। अब आप मेरे से बोलोगे हिंदी पढ़ाने वाली रूपाली मैम, तो मेरा और मेरे बारे में जो बात बताई गई वो पूरे आपकी संज्ञा पदबंध होगी। क्या नाम? हिंदी पढ़ाने वाली रूपाली मैम। तो यहां पर तो पूरा ये क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में बता रहा है। अब हम वही बोल दें हिंदी पढ़ाने वाली वो, तो वो हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। समझ में आया कि मेरे से कनेक्टेड जो भी आ रहा है, मतलब जिसके बारे में, मान लीजिए अभी हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो तुम और मैं ये दोनों सर्वनाम है, लेकिन इससे कनेक्टेड जो सारी चीजें हैं वो आपकी उसी में आ जाएंगी, तो वो आपका कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। दिल्ली से आए डॉक्टरों में कुछ अच्छे डॉक्टर हैं। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा? दिल्ली से आए कुछ डॉक्टर, तो ये पूरा आपका सर्वनाम पद है। उसी तरह घर से 5 किलोमीटर दूर हमारा विद्यालय है। तो यहां पर क्या होगा? हमारा आपका है, तो हमारा के साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर हमारे बारे में कुछ नहीं बता रहा है। घर से 5 किलोमीटर दूर ये विद्यालय से कनेक्टेड है, हमसे कनेक्टेड नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा शब्द ही यहां पर सर्वनाम है, ये देखना है। अब यहां पर क्या है? दिल्ली से आए डॉक्टरों में कुछ, तो यहां पर कुछ शब्द में क्या दिल्ली से आए डॉक्टरों के बारे में बता रहा है, लेकिन यहां पर घर से 5 किलोमीटर दूर हमारा विद्यालय, हमारा सर्वनाम है, लेकिन जो इसके पहले लिखा है घर से 5 किलोमीटर दूर, ये विद्यालय से कनेक्टेड है, ये हमसे कनेक्टेड नहीं है। क्यों? हमसे कनेक्टेड विद्यालय है, लेकिन हम विद्यालय को जो है हमारे के साथ नहीं ले सकते। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर विद्यालय संज्ञा शब्द है। अगर हमने हमारा विद्यालय ले लिया तो वो संज्ञा पद बंद हो जाएगा, लेकिन पूछा यहाँ हमसे क्या जा रहा है, सिर्फ सर्वनाम, तो हम सिर्फ यहाँ पर हमारा ही जो है उसको सर्वनाम बताएंगे। कुछ ऐसे आपको वाक्य मिलेंगे जिसमें एक ही पद जो होगा, पदबंध पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ एक पद जो है वो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अब आते ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में लिखे पद क्रमशः मैं, तुम, कुछ, हमारा सर्वनामों की ओर संकेत करते हैं, अतः सर्वनाम पदबंध है। तो अब ये सभी क्या है, जैसे ये कुछ जो है वो पूरी सर्वनाम की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट आते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध बहुत ही इजी पदबंध है, मतलब इसमें आप जैसे विशेषता बताने वाले शब्द तो बहुत सारे होते हैं, अभी आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, जिस पदबंध का अंतिम शब्द विशेषण हो उसमें अन्य पद उसी विशेषण पर आश्रित हो, इस विशेषण का स्वतंत्र प्रयोग बहुत कम होता है। यानी कि क्या उन्होंने बताया कि जिसका अंतिम पद विशेषण हो और उससे संबंधित और भी शब्द हो तो वो सभी आपके विशेषण पदबंध में आते हैं। इस क्रम में किसी भी विशेषण का स्वतंत्र स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता है। दिया है क्या है, सर्दियों में गहरी काली स्वेटर पहनो। क्या है, सर्दियों में गहरी काली स्वेटर पहनो। तो अब यहां पर क्या है, गहरी काली स्वेटर, ये पूरा ही आपका क्या होगा, विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं सस्ता खरीदा हुआ सामान टिकाऊ नहीं होता। तो यहां पर क्या है, सामान की विशेषता सस्ता खरीदा हुआ सामान। फिर नेक्स्ट आते हैं सबसे अधिक बोलने वाला आज अचानक चुप क्यों है। तो यहां बोलने वाला क्या है, तारा सबसे अधिक बोलने वाला। फिर नेक्स्ट है लाल रंग तथा दिल आकार वाले गुब्बारे अच्छे लग रहे हैं। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, दिल, गुब्बारों की विशेषता क्या है, वो लाल रंग तथा दिल आकार के आकार वाले हैं, ये इसकी विशेषता है। तो समझ में आया, यहां पर जो आपको दिखाया जा रहा है गहरी काली स्वेटर, सस्ता खरीदा हुआ सामान, सबसे अधिक बोलने वाला ये, और दूसरा लाल रंग तथा दिल आकार वाले, ये सभी आपके क्या हैं, विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ रहे हैं। ये क्या है, ये किसी ना किसी की विशेषता को बता रहे हैं। अब आ जाते हैं क्रिया पदबंध में। क्या है यहाँ पर, किसी भी वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। सॉरी, क्रिया का कार्य करने वाले, नॉट विशेषण का काम करने वाले। क्या है, क्रिया का कार्य करने वाले जो है पदबंध क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जब क्रिया पढ़ते हैं तो कभी कभी सिंगल क्रिया रहती है, लेकिन कभी कभी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया साथ साथ होती है ना साथ साथ। तो वही चीज यहाँ पर आपको पूरा जो मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया को आप बांध दो तो वो आपकी क्या हो जाती है, क्रिया पदबंध। जैसे यहाँ पर दे रहे हैं बालक मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर जो खेल है ये आपकी क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, ये आपकी क्या है, मुख्य क्रिया है, जबकि एक रहा है क्या हो जाएगा, ये आपकी सहायक क्रिया है। तो ये दोनों ही मिलकर आपकी क्या हो जाती हैं, ये दोनों ही मिलकर क्रिया पदबंध बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाते हैं, दोनों मिलकर क्रिया पदबंध बन जाते हैं। फिर आते हैं पानी लगातार बह रहा है। तो बहना क्या है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। क्या है, ये मुख्य क्रिया है। और रहा है क्या है, ये आपकी सहायक क्रिया है। अब चूंकि इसमें तीन पद मिले हैं इसलिए ये आपका तीनों मिलकर क्या हो जाता है, ये पूरा आपका क्रिया पदबंध हो जाता है। ठीक है, समझ में आए। क्रिया पदबंध तो बहुत आसान है, आपको हमेशा क्रिया के साथ कुछ सहायक क्रियाएं मिलेंगी ही मिलेंगी, तो उसको आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इसी में देखिए यहाँ पर जो पढ़ना जो है मुख्य क्रिया है, रहे हैं सहायक है, तो ये दोनों मिलकर आपका क्रिया पदबंध हो गया। माली पौधों में पानी डाल रहा है, डालना जो है वो क्रिया है और मुख्य क्रिया, और रहा है ये आपकी सहायक क्रिया है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका क्या हो जाता है, क्रिया पदबंध हो जाता है।
ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में रेखांकित शब्द अनेक क्रियापदों से मिलकर बने हैं और ये वाक्य की मुख्य क्रियाओं को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं, अतः यह क्रिया पदबंध है। तो क्रिया को हमेशा पूर्णता प्रदान करने के लिए कुछ शब्दों की सहायता की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, वो कभी स्वतंत्र अपने अकेले में नहीं बताता है। तो जैसे यहाँ पर पढ़ो या खेलो, जहां पर आज्ञार्थक बोला जाता है, वो आपको पूरी तरीके से ये बताएगा कि हाँ आप जो है ये पूरी एक क्रिया से बन गया। लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ोगे, तो हमेशा ये कोई ना कोई सहारा जरूर लेता है। तो इस तरीके से ये पूरे पदबंध आपके क्रिया पदबंध कहलाते हैं। अब आ जाते हैं नंबर 5, क्रिया विशेषण पदबंध आपको बताना है, आखिरी है। किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो समझ में आया, जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। कभी कभी सिंगल शब्द होते हैं और कभी कभी कई शब्द होते हैं, तो सिंगल भी क्रिया विशेषण पदबंध में आएगा, और अगर कई शब्द हैं तो भी वो आपके क्रिया विशेषण पदबंध में आएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके साथ कभी कभी कई सारी चीजें होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, जैसे कुत्ते को देखकर रवि तेज तेज दौड़ने लगा। तो अब यहाँ दौड़ने लगा जो है ये क्या है, आपकी क्रिया है, ये क्या है, आपकी क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, तेज तेज, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। अब यहां चूंकि 2 पद है इसलिए आप इसको क्रिया विशेषण पदबंध बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, कल की अपेक्षा आज गर्मी अधिक है। अब यहां पर कल की अपेक्षा किसको बता रहा है, आज जो है वो आज क्या है, आज अधिक गर्मी है, अधिक गर्मी है, ये पूरी की ही विशेषता यहां कल की बारे में बता रहा है। तो ये सीधे सीधे आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। क्या है ये, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। समझ गए ना। तो जहां पर एक शब्द होगा तो भी क्रिया विशेषण है, 2 हैं तो भी क्रिया विशेषण पदबंध होंगे, वो आपको यहां पर ध्यान रखना है। मैं अपने मित्रों के साथ घूमने गया। क्या है, मैं अपने मित्रों के साथ घूमने गया। तो अब यहां पर क्या दिया है, घूमने गया। घूमने गया की विशेषता क्या बता रहा है, मित्रों के साथ गया। तोता पिंजरे के अंदर बैठा है। अब इसकी विशेषता क्या, बैठने की विशेषता क्या है, पिंजरे के अंदर। तो इस तरीके से ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में रेखांकित शब्द से क्रिया के साथ कहां, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं और क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः इनमें क्रिया विशेषण पदबंध है। यानी कि क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं आपको विशेषता बताने का कार्य कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पद परिचय और पदबंध दोनों ही पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं। तो इस खाली यहां पर नहीं किया, अभी हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लेकर आएंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर के जरिए आप ये सारे टॉपिक जो हैं एक बार रिवीजन हो जाएंगे और कुछ एक्सरसाइज भी कर लेंगे। तो रिवीजन के साथ साथ क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैग्नेट बेस जो है वो आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। ठीक है, क्या लेकर आया है, अद्भुत बैच। क्लास 6 to 8 का इंग्लिश मीडियम का अद्भुत बैच जो है वो आपका आ गया है। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट जो कवर अप हो रहे हैं इस बैच के अंदर वो है साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे ही हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट को जो है वो आपके जितना भी सिलेबस कराया जाएगा वो CBSE बेस्ड सिलेबस रहेगा। डाउट सॉल्विंग सेशन आपको दिए जाएंगे कि मतलब सारे जो हमने पढ़ा तो लिया लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि बहुत सारे डाउट्स आपके रह जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए ऐसे कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन अरेंज किए जाएंगे जहां पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो है फिर 1 शॉट रिवीजन रहेंगे। जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के आपको रिवीजन कराया जाएगा। जितने भी हमने पढ़े हैं वो 1 शॉट में आपका पूरा रिवीजन होगा। आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारे ही सब्जेक्ट्स के आपके ई नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट और सोल्यूशन होगा। जब सब कुछ आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो एक बार आपका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट लेने के बाद उसका आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा।
इसके अलावा आपको माइंड मैप कराए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि, और उसके अलावा जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज भी आपके रहेंगे और एमआईक्यूज यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ये इन 2 पैटर्न में हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रिपरेशन यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से करनी है, तो वो दोनों ही तरीके से आपकी सारी प्रिपरेशन होगी। ये सारे सब्जेक्ट इन सारे पैटर्न्स में आपको दिए जाएंगे और ये बैच में ऑलरेडी आपके लिए 50% डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि अभी अगर आप लेते हो तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है ये। और हाँ, अगर आप इसमें मैग्नेट 10 जो है कूपन कोड डाल देते हो और तो उसमें आपको और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मतलब 50 और 10 टोटल कितना हो गया आपको 60% डिस्काउंट अभी मिल रहा है। तो हरे अब जल्दी करिए फटाफट, ऐसा ना हो कि ये डिस्काउंट आपसे छूट जाए, है ना। और पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं और वो भी इतने डिस्काउंट में। इतना सब तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारी क्वेरीज होंगी कि भाई इसको हम कैसे ज्वाइन करें क्या नहीं करें, तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 7049597408, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। आप जैसे ही कॉल करोगे आपकी जितने भी डाउट्स हैं वहाँ क्लियर कर दिए जाएंगे, जो जो आप पूछना चाहते हो सब कुछ वहाँ पूछ लो, सब बता देंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक फॉर्म दिया गया है, उस एक लिंक है, उसमें एक फॉर्म है, उस लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म आपके सामने आएगा, उसे फिल करिए, सबमिट करिए, और जैसे ही आप सबमिट करोगे थोड़ी देर बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए आप अद्भुत बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो, है ना। तो बेझिझक होकर कॉल करिए, फॉर्म फिल करिए, सारी जानकारी लीजिए, लेकिन हाँ जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए। ऐसा ना हो कि ये बढ़िया ऑफर आपके हाथ से छूट जाए और आपने अगर लेट कर दिया लेने से तो ऑफर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझाए जा रहे हैं वो भी आपसे मिस हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द जो है इसमें अपना एनरोलमेंट कराइए। तो ये तो सारी चीज़ें हमने दे दी। अब हमारा जो हम अभी अध्याय पढ़ रहे थे इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।